हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल माइंडशाला। तो यार आज हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को रिवाइज कर रहे होंगे इन द मिनिमम टाइम पॉसिबल। तो स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें अपन दोनों टॉपिक्स को कंपेयर करेंगे, मेटल्स को एंड नॉन मेटल्स को, राइट। तो यार क्या है कि मेटल्स जो होते हैं तुम्हारे लस्चरस होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन लस्चरस होते हैं। मेटल्स तुम्हारा हार्ड होता है और जनरली वो सॉलिड स्टेट में रहता है। ओके एंड यस, नॉन मेटल जो होते हैं या तो वो हमारे गैसेस फॉर्म में रहते हैं या तो वो हमारे सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। ओके ब्रोमीन एक एक्सेप्शन है जो कि हमारा लिक्विड फॉर्म में रहता है। और थर्ड पॉइंट है मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टीज़। तो यार जो हमारे मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल होते हैं। सबसे ज़्यादा मैलिएबल हमारा गोल्ड होता है। और उसके बाद डक्टिलिटी आती है, तो मेटल्स डक्टाइल भी होते हैं, उनको आप एक रोप में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके और नॉन मेटल्स जो होते हैं तुम्हारे वो ना ही मैलिएबल होते हैं और ना ही वो डक्टाइल होते हैं। अब यार एक पॉइंट याद करो कि 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर इतना लंबा वायर बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डक्टाइल होता है, राइट। ओके नाउ वी हैव कि यार हमारा जो मेटल्स होता है वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी, परफेक्ट। ओके एंड हाई में इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होती है। और उसके बाद जनरली मेटल्स आर सोनरस। ओके जी बिल्कुल। एंड एग्जांपल है तुम्हारा कॉपर है, फेरस मतलब आयरन होता है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, बहुत सारे। ये मैंने बताया क्योंकि मरकरी जो होता है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, परफेक्ट। ये सारे मेटल्स मरकरी को छोड़ के वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि मरकरी तो हमारा लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो हमने देखा कि जो जनरली मेटल्स होते हैं उनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, लेकिन माय डियर जो तुम्हारा गैलियम है, सीजियम है, उनकी बहुत ज़्यादा ही कम मेल्टिंग पॉइंट होती है, बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं उनके। ओके Then we have iodine. So यार iodine is non-metal but it is lustrous. हमने क्या पढ़ा कि non-metals are non-lustrous but still iodine is a non-metal which is lustrous. So this is an exception, you have to learn it. तो यार हमने बात करा कि कार्बन इज नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। उसको अपन एलोट्रोप्स कहते हैं, जैसे ग्रेफाइट है तुम्हारा, डायमंड है, ये दोनों कार्बन के क्या है, एलोट्रोप्स है। ओके सो डायमंड एक ऐसा एलोट्रोप है कार्बन का जो कि हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। ओके और इसकी बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी होती है। ग्रेफाइट जो है यार एक ये दूसरा कार्बन का एलोट्रोप है जो कि इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। और यार फिर अल्कली मेटल्स जैसे तुम्हारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि उनको चक्कू से काटोगे ना वो कट जाते, समझ रहे हो, आगे बढ़ते हैं। उनकी लो डेंसिटीज होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है यार, तो तुम्हारे मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर में जब उनको जलाते हैं ना तो मेटल प्लस ऑक्सीजन हमें मेटल ऑक्साइड मिलता है। सेकंड नंबर पे हमें कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर सेकंड ऑक्साइड मिलता है ना। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यार सुनो, अभी मैं भगा नहीं रही हूँ, मैं आपको बस चीज़ों को रिवाइज करा दे रही हूँ, बिकॉज अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके चैप्टर को पढ़ सकते हो सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स में। वाटर एम्फोटेरिक, तो बेसिकली यार देखो जैसे तुम्हारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोल सकते हो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, तो जैसे ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। रीजन बीइंग क्योंकि ये तुम्हारे HCl एसिड से भी रिएक्ट करेगा, NaOH तुम्हारे बेस से भी रिएक्ट करेगा, और दोनों से रिएक्ट करके तुम्हें सॉल्ट प्लस वाटर दे रहे हैं, तो दिस इज नोन एज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो यार आगे आते हैं, ये क्या है कि एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग। तो जैसे अगर तुम ऐसे ही छोड़ दोगे किसी भी एल्यूमिनियम के मेटल को, तो क्या होगा ना कि उस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्लियर बन जाता है, और उस प्रोसेस को हम एनोडाइजिंग कहते हैं। ओके देन वी हैव कि मेटल वाटर से रिएक्ट करके हमें मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन देता है, और मेटल ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके हमें मेटल हाइड्रोक्साइड देता है, पता होना चाहिए। तो यार मेटल्स जैसे तुम्हारे सोडियम, पोटेशियम, ये बहुत ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, इतने वायलेंटली रिएक्ट करते हैं कि जो यहाँ से हाइड्रोजन जो रिलीज होगी ना वो फायर कैच कर लेता है। जैसे रिएक्शन होगी हाइड्रोजन रिलीज हुआ वो फायर कैच कर लेगा, बिकॉज वो इतना ज़्यादा वायलेंट होता है। और जो रिएक्शन है तुम्हारी कैल्शियम और वाटर की, ये उतनी ज़्यादा वायलेंट नहीं होती है, मतलब जो हाइड्रोजन है वो इतना वायलेंट नहीं है कि वो फायर कैच कर लेगा। कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सर्फेस। ओके ये पॉइंट आप पढ़ लियो और अच्छे से पढ़ना तो जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लिंक है। फिर यार नेक्स्ट है हमारा एक्वारीजिया। एक्वारीजिया में क्या होता है, तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और तुम्हारा नाइट्रिक एसिड दोनों कंसनट्रेटेड फॉर्म में 3:1 में इन लोग को अपन लेते हैं, और जब इसको मिक्स कर दोगे तो हमारे पास एक्वारीजिया बनता है। दिस इज इट। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। दूसरे मेटल सॉल्ट से मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। तो अगर हमारे पास मेटल ए है और हमारे पास सॉल्यूशन है मेटल बी का, तो इफ एंड ओनली इफ अगर तुम्हारा मेटल ए मेटल बी से ज़्यादा रिएक्टिव होगा तभी ये सीन आएगा, ठीक है ना।
तो क्या होगा कि यहाँ पे सॉल्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए बन जाएगा और मेटल भी बेचारा कुंवारा साइड में बैठ जाएगा। ये यार याद कर लो, ठीक है, कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। तो देखो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इस तरह से जैसे जैसे अपन नीचे आ रहे हैं देख रहे हो हमारी रिएक्टिविटी क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। जैसे तुम टॉप पे हो तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, बॉटम में वो बहुत लीस्ट रिएक्टिव है। और ये अपन यहाँ पे टॉप पे है ना, इसलिए जब इनको हम लोग रिएक्ट करा रहे थे वाटर से तो हमारे पास H2 जो आ रहा था वो फायर कैच कर लेता है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, समझ रहे हो। अब यार आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। तो अभी पूरा प्रोसेस तो नहीं बता सकते रिवीजन में, एग्जांपल लेके बताते हैं। मान लो हमारे पास कोई तो है जिसके पास 15 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले बांटेंगे K, L, M और N में। सबसे पहले K को हम 2 देते हैं, L को हम 8 देते हैं, M को हम फिर से 8 देते हैं। पता है ना, 2, 8, 8, 18, 18 इस तरह होता है। और अगर पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से पढ़ सकते हो। सिर्फ 50 मिनट में पूरा चैप्टर डन है। और यहाँ पे 18, तो यहाँ तो ऐसा सीन नहीं आएगा। नहीं देखते हमें भरना कितना है, ये तो हमने बता दिया कि ऐसे ऐसे भरते हैं। हमारे पास 2 है जी, बिल्कुल, तो अपन ने यहाँ पे 2 भरा, बहुत बढ़िया। फिर हमारे पास 2 गया, 15 में से 2 गया, 13 बचा। लेकिन हम भरेंगे कितना, 8, 8, 2, 10, कितना बचा, 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है, ये हमने भर दिया। दिस इज व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, ठीक है जी। तो यार इसमें भी दिया हुआ है 15 नंबर वाला, देख सकते हो, ये फॉस्फोरस है। यहाँ पे उन्होंने भरा है 2, 8, 5। तो तुम्हें 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर तो एटलीस्ट याद होने ही चाहिए कि कौन सा एटॉमिक नंबर कितना है। जिसका जितना एटॉमिक नंबर उसका उतना ही, उसके पास उतना ही इलेक्ट्रॉन, और फिर उस इलेक्ट्रॉन को आप इस प्रोसेस को यूज़ करके भर सकते हो। अब यार ये आयनिक कंपाउंड्स बनते कैसे हैं। तो अगर हम बात करें सोडियम की, तो Na जो है ना यार, इसका जब आप तुम करोगे क्या बोलते हो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तो Na इज व्हाट, तुम बोलोगे यार Na तो हमारा 11 नंबर पे आता है, मतलब उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन हुए। तो एक काम करो, 1, 2 भर दिया, बचा कितना, अभी तो बचे, पहले यहाँ पे 8 भरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 2, 10, कितने हो गए यहाँ पे हमारे पास हो गए। तो ये मैंने भर दिया, 2, K में 2, फिर L में 8, K, L, M, और M में हमारे पास 1 बचा, तो अपन ने 1 भर दिया। अब यार क्या होगा ना, ये जो 1 है ना, इसको लेके चला जाएगा कौन, ये जो देखो क्यों लेके जाएगा, ये देख रहे हो, ऐसा बनेगा कि Na जो है उसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो चला जाएगा और हमारे पास बनेगा Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। और जो Cl है इसके पास है 2, 8, 7। हमें पता है कि सब नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन रखना चाहते हैं, ठीक है, मतलब सबके ये चाहते हैं कि हमारे पास लास्ट में, या फिर मतलब अगर वो K है तो उसके पास लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बाकी जितने हुए L और M उनके पास लास्ट में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा रूल कहता है कि यार हमें नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो अगर ये सोडियम भाई साहब 1 इलेक्ट्रॉन दान में दे देंगे ना, ये 1 इलेक्ट्रॉन दान में दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, आप ही बताओ। इनके पास 2 और 8 क्या बच गया भाई, ये तो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन आ गई, इसलिए ऐसा करना चाहेंगे। इन द सेम वे इनके पास 2 है और 8 है और एक 7 भी है। बट यार तुम खुद सोचो, 7 लॉस करना इज अ बिट डिफिकल्ट, है ना। इट इज़ बेटर टू गेट 1 इलेक्ट्रॉन, एंड ऑब्वियसली यार 7 + 1 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 8 हो जाएगा। तो ये बेटर ऑप्शन है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले सोडियम से, सोडियम भी खुश, क्लोरीन भी खुश। सोडियम 1 दे के खुश हुआ, क्लोरीन 1 लेके खुश हुआ, तो यहाँ क्या हुई, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों खुश। ऑलराइट, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन, ये जो था ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया था, ले लिया, और यहाँ पे भी ये भी खुश हो गया। तो फिर फाइनली अब ऐसे दिखा सकते हो कि चलो ये बन गया हमारा NaCl। और यही हमारा प्रोसीजर फॉलो हो रहा है हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड में। मैग्नीशियम हमको पता है कि हमारे पास यहाँ पे देख रहे हो आप 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन दान देने होंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास आ गया, वेल एंड गुड। Cl के पास क्या है, 7, तो हमें तो बोलोगे 1 चाहिए, बट ये भाई साहब तो 2 दे रहे हैं, तो एक काम करो ना, 2 क्लोरीन ले लो। तो यहाँ पे इन्होंने 1 क्लोरीन ये लिया और एक और क्लोरीन ले लिया। तो ये मैग्नीशियम ने पहले इनकी भूख मिटाई और फिर इनकी भूख मिटाई, तो अभी दोनों के दोनों खुश होकर मस्त जीवन बिता रहे हैं, समझ रहे हो। तो MgCl2 कंपाउंड बना, MgCl2, दिस इज अवर आयनिक कंपाउंड। अब आते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। हमें पता है आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं और वो हार्ड भी होते हैं, क्यों, क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स वर्क कर रहा होता है। ओके, दिस कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। जाहिर सी बात है, प्रेशर अप्लाई करोगे टूट जाते हैं क्योंकि ये ब्रिटल होते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स इनकी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, याद रखना है इसको, ठीक है ना। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिस इज बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। ओके, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जाहिर सी बात है, अब मान लो ये Na है, ये Cl है, ये दोनों बढ़िया एकदम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप चाहोगे कि ये दोनों अलग हो जाए तो आपको इनको
काफ़ी ज़्यादा हीट देके इनको अलग करना होगा, इसीलिए इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होती है। बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स सच एज कैरोसिन। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स मतलब ये तुम्हारे जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जनरली वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और कैरोसिन, पेट्रोल, इन सब में इनसॉल्युबल होते हैं। ओके, देन वी हैव कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब तुम समझो कि ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, ये अपने मोल्टेन स्टेट में कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन अपने नॉर्मल स्टेट, नॉर्मल इन द सेंस अगर ये अपने बोल सकते हो कि सॉलिड स्टेट में, तो ये नहीं कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है, एंड आई रिक्वेस्ट यू कि सब्सक्राइब टू दिस चैनल।